साथियों नमस्कार। जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं मूल निवासी जनमत और मैं हूं आपकी बहन आशुमती कमलेश यादव। और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय कराना चाहूँगी। आप हैं आईपी कश्यप जी, जो कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ में एक समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और आप हैं केपी सिंह बघेल जी, जो कि पहले भी हम बताते रहे, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सामाजिक भी काम करते हैं। तो आज जो हम चर्चा लेकर के आए हैं वो चुनाव को लेकर के आए हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल का पता ही है कैसे क्या है। तो चुनाव को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से इंडिया का गठबंधन जिस समय हुआ था तो कुछ और बात थी और आज कुछ और बदला हुआ माहौल है। तो उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन जो है कहाँ तक, कितने सटीक आंकड़े बता पाएंगे कि कहाँ तक विजय होगी या नहीं होगी, या फिर से बीजेपी आने के चांस हैं। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे सर, कि क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के भी जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर और समाज में भी रहते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी इंडिया गठबंधन की, जिस समय इंडिया गठबंधन बना था तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे उसमें और पल्लवी पटेल भी थी और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन आज का जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कहाँ तक कुछ विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ऐसा क्या है, तो बताएं सर आप। देखिए कमलेश जी, आपने एक बहुत अच्छा ही सवाल प्रस्तुत किया है कि इस देश के अंदर इस समय जो धर्म युद्ध चल रहा है, एक महाभारत चल रहा है, उसके दो पहलू हैं। एक तरफ मानवतावाद के साथ लोकतंत्र और संविधानवादी लोग हैं और एक तरफ धर्मतंत्र या मनुवादी व्यवस्था वाले अंधभक्त लोग हैं। उन दोनों के बीच में इस समय लड़ाई है। शुरुआत में जब चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो देश के अंदर ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई थी और जैसे ही इंडिया गठबंधन का गठन हुआ उस समय देश की वर्तमान सरकार डर गई, घबरा गई। उस समय उसके डरने घबराने से कि इंडिया गठबंधन बनने से हमारी सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने फिर इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, इस गठबंधन के कई नेताओं को अलग करने के लिए कुछ चक्र चला। कई नेताओं को ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स का डर दिखाया गया, उनके झूठे सच्चे केसों को उनको दिखा करके डराया गया, तो गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी पूरी तरह से वर्तमान सरकार उस गठबंधन को नहीं तोड़ पाई। कुछ नेताओं को जरूर उन्होंने डरा धमकाकर, ईडी और सीबीआई की धमकी देकर जरूर तोड़ लिया गया। फिर भी इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है और चूंकि इस देश के अंदर जनता सब समझ चुकी है वर्तमान सरकार की कारगुजारियां को, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो गठबंधन में पहले से जो ताकत बन के उभरा था वो इस समय थोड़ा कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी वर्तमान जो एनडीए की सरकार है उसको पूरी तरह से टक्कर देगा और ज़्यादातर प्रदेशों में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है, वो इस देश की जनता की जीत है, इस देश के किसानों की जीत है, इस देश के नौजवानों की जीत है। जो नौजवान इस समय बेरोजगार घूम रहा है उनकी जीत होगी, क्योंकि सभी समझ चुके हैं कि वर्तमान सरकार केवल और केवल देश के दो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो भाई चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार कहते हैं कि मैं जनता का चौकीदार हूँ, मैं इस देश की महिलाओं का चौकीदार हूँ, इस देश की बहनों का चौकीदार हूँ।
लेकिन बिल्कुल गलत और झूठ बोलते हैं। वो चौकीदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, क्योंकि वह अडानी अंबानी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि जब ये किसान अगर किसी कोई लोन लेता है, ट्रैक्टर लेता है, अपने खेती के लिए लोन लेता है, तो अगर वो पैसा जमा नहीं कर पाता किसान को हवालात में बंद कर दिया जाता है 10, 20, 50 हज़ार, 2 लाख, 3 लाख के लिए। लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री 3-4 उद्योगपतियों को 37 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ कर दिया। 37 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया, और किसानों को थोड़े से लोन पर ही बंद कर दिया जाता है। किसान परेशान है। किसान बिल लाया गया, वो सीधे सीधे किसान बिल में केवल अडानी को ज़मीन देने का बिल था। उससे पहले अडानी के लिए वो करार कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश की जनता, इस देश के किसान जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी हरा दिया था, वो किसान धरने पर रहे, 14 महीने धरने पर रहे। भले ही 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद इस सरकार ने किसान बिल वापस नहीं किया, केवल पोस्टपोन्ड किया है। और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने वापस ले लिया। लेकिन झूठ बोलने वाली, झूठ में रिकॉर्ड बनाने वाली विश्व की सरकार ने ये कहती है हमने वापस ले लिया, वापस नहीं लिया, वो केवल पोस्टपोन्ड है। अगर 24 में दोबारा से ये उद्योगपतियों की गुलाम सरकार आती है तो दोबारा से आने पर किसानों का वही बिल जो केवल पोस्टपोन्ड किया सामने आ जाएगा, और उनकी ज़मीन छीन करके उद्योगपति अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। इसीलिए इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान और पढ़े लिखे लोग जो पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे अपनी तैयारी पूरी कर उनके केवल 4 साल के लिए उनको कह रहे हैं कि साहब 4 साल में मिलिट्री में नौकरी दी जाएगी। अब 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? उनका पूरा अपना प्लान है कि 4 साल के बाद आएंगे तो वो चोरी डकैती लूट करेंगे, क्योंकि रोजगार होगा नहीं। उनकी इस सरकार की जो पुलिस है वो उनको फिर अरेस्ट करके जेल में ठूस देगी। इसलिए नौजवानों का भी भविष्य चौपट कर दिया इस सरकार ने। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी। आप बताइए सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात की थी, और जब बात आई राज्यसभा में भेजने की तो वहाँ पीडीए फेल होगा। कहीं ना कहीं इसी कारण बस मौर्य जी भी चले गए छोड़ करके पार्टी, और पल्लवी पटेल भी नाराज़ रहीं। और जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है तो वो तो भारत रत्न में बिक गए, ऐसा कहा जाता है कि भारत रत्न दे दिया गया तो उसमें वो चले गए। तो चंद्रशेखर को सीट ना देने की क्या वजह रही? तो सर आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, अभी बड़े भाई कश्यप जी ने बहुत सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से रखी जी, और मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को भी बिलोंग करते हैं। और निश्चित रूप से पार्टियां कहीं न कहीं गलती करती हैं। इंडिया का जो गठबंधन हुआ था उसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई थीं। एक कुचक्र के तहत, एक रणनीति के तहत इस तानाशाही सरकार ने उनको तोड़ा, और धीरे धीरे उनके नेताओं को तो अपनी ओर खींचा। नेताओं का अपना भी निजी लालच हो सकता है, उनकी कुछ पिछली संपत्तियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता पे इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, बशर्ते उल्टे इनके खिलाफ ही जनता में जो संदेश गया है। दूसरी बात, ये पार्टियां जो हैं, अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, इनकी भी मानसिकता ठीक नहीं है। ठीक ये नहीं है। मैं ये विश्लेषण करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी उसमें थे गठबंधन में, और जब पहले से तय था कि नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर के लिए नगीना सीट नहीं छोड़ी। उसका कारण कुछ लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी अपने चिन्ह पर लड़ाना चाहती थी, चंद्रशेखर जी अपने चिन्ह पर लड़ना चाहते थे। तो हर व्यक्ति अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर चूक हुई है समाजवादी पार्टी की। इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को नगीना सीट चंद्रशेखर को छोड़नी चाहिए थी, कुशीनगर सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़नी चाहिए थी, और कुछ इस तरह के और लोग। ये थोड़ा सा मैं यूपी से बाहर जाऊं तो मैं बिहार में भी देखता हूं कि बिहार में भी एक सीट है पूर्णिया, जहां पर पप्पू यादव बहुत ही दबंग और ऐसे लोग लोकसभा में जाने चाहिए। क्योंकि उन्होंने उनकी भी पार्टी थी, कांग्रेस में विलय किया, तो आरजेडी ने उनको भी वहाँ पूर्णिया सीट नहीं दी। और जहाँ तक कन्हैया कुमार का सवाल है, पिछली बार भी बेगूसराय से कन्हैया को लड़ाया गया तो आरजेडी ने उनका समर्थन नहीं किया। असल में ये पार्टियाँ ये चाहती हैं कि लोग को हम उन्हें अपने हिसाब से लड़ाएं, लोग हमारा नेतृत्व स्वीकार करें, उनमें नेतृत्व की भावना न पनप जाए। और इस लिहाज से मैं इस 2024 की लोकसभा के लिए चाहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद, पप्पू यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, कन्हैया, लक्ष्मण यादव, दिलीप मंडल, शंभू कुमार सिंह, नीरज पटेल जैसे लोग जब तक लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक कोई वैचारिक क्रांति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों को किसी न किसी माध्यम से लोकसभा में जाना चाहिए। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये लोग चले जाएंगे लोकसभा में तो फिर जो समाज का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है बंद पड़ जाएगा। फिर उसे वो कैसे होगा संभव? लोग उनको सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं उनको। अगर वो राजनीतिक दृष्टि में आ जाएंगे तो जो लोग सामाजिक काम करने वाले हैं फिर उनको जो है लोग उसी चश्मे से देखने लगते हैं कि ये केवल सामाजिक काम करने इसीलिए आए कि राजनीति में ये ताकि जा सकें, अपना एक स्टैंड बना सकें और लोकसभा या राज्यसभा में जा सकें। देखिए, जो आपने समाज की बात कही, राजनीति की बात कही, तो समाजशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, समाजशास्त्र भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जननी होती है। समाज से ही निकल के लोग राजनीति में जाते हैं, चाहे फिर वो अर्थ पर काम करें, चाहे राजनीति पर काम करें। तो ऐसा नहीं है कि समाज के लोग, जब अच्छे लोग, इस अच्छी विचारधारा के लोग राजनीति में नहीं पहुंचेंगे तब तक राजनीति में जो एक राजनीति का फंडा बन गया है, लोग कहते हैं कि राजनीति तो बड़ी गंदी हो गई है, तो इस तरह से ये बात हम लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। रही बात ये कि ऐसा नहीं है कि जो लोग समाज से राजनीति में पहुंच जाएंगे वो सब लोग खराब हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग राजनीति में पहुंच जाएंगे तो समाज का काम कौन करेगा। समाज के काम करने वाले और भी लोग होंगे, तमाम लोग नीचे वाली पीढ़ी जो आएगी वो समाज का काम करेगी। और सही बात यह है, जो व्यक्ति समाज के काम से राजनीति में जाएगा वो स्वच्छ राजनीति करेगा, और जो व्यक्ति डायरेक्ट राजनीति जाएगा या लालच में जाएगा वो राजनीति में सही काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के चुप रहने से समाज का नुकसान ज़्यादा है, और जो लोग नहीं पहुंचने चाहिए वो पहुंच जाते हैं तो वो बोलते नहीं हैं, तो इसलिए समाज का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। देखिए, बुरे लोगों से समाज का नुकसान नहीं होता है। समाज का नुकसान अच्छे लोगों के चुप रहने से ज़्यादा होता है। हम लोग चुप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसके दोषी हम लोग हैं। तो जो अपने को अच्छे कहते हैं, हम लोग का मतलब यह है जो लोग अपने को ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं, और वो लोग किसी भी के सामने, किसी भी, चाहे वो तानाशाही सरकार हो, चाहे कोई भी किसी तरह की कूटनीति रही हो, उसके सामने जो लोग समर्पण कर देते हैं वो समाज के लिए बहुत घातक हैं, समाज के लिए बहुत घातक हैं, अपने लिए भी घातक। सर आईपी कसर जी, आपसे मेरा सवाल है कि पिछली बार भी जो है गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, तो उस समय भी सीटें ज़्यादा नहीं आई थी। आपको पता है कि सपा की सीटें कितनी थी और बसपा की कितनी थी। जबकि अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश में बैठे, उत्तर प्रदेश को ही देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही है, और जहाँ तक कांग्रेस को अगर देखा जाए तो 25 साल से कांग्रेस की सरकार जो है यूपी से बाहर है। तो ऐसे में जब सपा बसपा का गठबंधन रहा तो उस समय सीटें नहीं आई, तो इस समय जब
गठबंधन है जहाँ पर पीडीए की बात कर रही थी पार्टी और पीडीए के ही लोगों को निकाल दिया, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यूपी में कुछ सीटें आ सकती हैं या नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन यूपी में बड़ी मजबूती से कार्य कर रहा है। आपने जो सवाल उठाए पीडीए की, तो पीडीए अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने पीडीए का गठन किया उससे ज़्यादा पहले हमको समाज के अंदर या प्रदेश की जनता के अंदर पीडीए का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वो उस हिसाब से थोड़ा नहीं हो पाया। फिर भी पीडीए कार्य कर रहा है। पीडीए की तरफ से गठबंधन को भारी वोट मिलेगा। आपने पीडीए की बात की तो हमारे राज्यसभा में पीडीए से माननीय रामविलास सुमन जी को भी भेजा है, जो राज्यसभा में 2 सीट थी, एक पीडीए से ही गई है। दूसरे अभी एमएलसी का भी चुनाव हुआ यूपी में, माननीय अखिलेश जी ने पीडीए के लोगों को ही ज़्यादातर विधान परिषद में भेजा है और पीडीए पूरी ताकत से कार्य कर रही है। रही बात बसपा के साथ गठबंधन की, उसका एक पहलू और है कि जब प्रदेश में सत्ताधारी दल के साथ पूरी मशीनरी लगी हुई है, शासन प्रशासन उसके साथ है। पिछले चुनाव में भी सपा बसपा की सीटें ज़्यादा आती, लेकिन चूँकि जिलों में बेईमानी की गई और जो ईवीएम मशीन है वो 10 से 15% तक उसमें गड़बड़ी है। अगर ईवीएम मशीन हटा दी जाए तो मोदी जी की गारंटी को बिल्कुल हवा निकल जाएगी। मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं है, वो केवल ईवीएम की गारंटी है। इस वजह से मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है कि केवल और केवल सिर्फ ईवीएम की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं सर आप ये कहना चाहते हैं अगर दोबारा फिर से मोदी की सरकार आती है या सीटें ज़्यादा आती हैं, जैसा कि वो नारा लगा रहा है 400 के पार, तो उसके लिए ईवीएम जिम्मेदार होगी, यानी कि ईवीएम से वोट उनके खाते में आएगा, ना कि जनता जो है उनको वोट करने वाली। जी बिल्कुल सही सवाल है। ईवीएम तो होगा ही ईवीएम से, लेकिन 10% के हिसाब से अगर ज़्यादा वोटिंग होती है इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया गठबंधन हर हालत में जीतेगा और उत्तर प्रदेश में 40 से 50 के बीच में सीटें जरूर आएंगी। क्योंकि बंगाल में या उधर कर्नाटक में, पंजाब में चुनाव हुआ है, वहाँ जनता ने भाजपा के खिलाफ भारी बहुमत से चुनाव वोट दिए हैं। जो 10% 12% जो ईवीएम में इनकी फिक्स है उसको पार कर गया उनका, इसलिए वहाँ बीजेपी हारी। यहाँ भी इस बार भी भले ईवीएम लगा हुआ है, लेकिन 10-12% फिक्सिंग से ऊपर जाएगा वोटिंग इंडिया गठबंधन का। इसलिए इंडिया गठबंधन की यूपी में 40 और 50 के बीच में सीटें आएंगी। और अलीगढ़ की जो सीट है इंडिया गठबंधन की, जो माननीय विजेंद्र सिंह जी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और सपा गठबंधन के, वो भारी बहुमत से अलीगढ़ में जीतेंगे। पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जाग चुकी है कि ये देश की वर्तमान सरकार देश के संसाधनों को, देश की संपत्ति को उद्योगपतियों को बेच रही है। गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों के प्रति कोई कार्य नहीं है, केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए कार्य किया जा रहा है। सर आप बताएं, आप किस तरह से इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं और जिस तरह से चल रहा है माहौल, उस हिसाब से आप कितनी सीटें देना चाहेंगे इंडिया गठबंधन को, कि कहाँ पर जो है कितनी कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी नहीं मिलेंगी, और ये सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आए हैं, तरह तरह के लोगों ने अपने अपने हिसाब से आकलन किए हैं जी। और 2024 के जिसका चूँकि हमने भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आपके समक्ष जी, और मैं उन आंकड़ों को दर्शकों को बताएं सर क्या है। मैं बताता हूं दर्शकों को कि मैं चूंकि यूपी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो हम यहां से ही शुरुआत करते हैं जी। और हमने जो है इस समय यूपी में, क्योंकि कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हाई स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो टीचर्स कहते थे कि जो साहित्य परिचय या कवियों का जो परिचय है
उसमें ये कहते थे कि ऐसा करो 3 कवियों के लड़के लो तो उनमें से एक आ जाएगा, है ना, तुलसी सूर कबीर, ये 3 गिनाए जाते थे। उसके बाद एक तर्क और दिया जाता था कि तुलसी सूर कबीरा ये मत जाए तो आवे मीरा। अगर किसी तरह ये तीनों गायब हो जाते हैं तो फिर चौथे नंबर पर मीरा आ जाती है। हालांकि ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय कांग्रेस के मात्र 5 सांसद थे उत्तर प्रदेश में। उस समय 85 लोकसभा में 5 सीटें आई थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये बात ठीक है क्योंकि बहुमत का ज़माना है और बहुमत का ही आकलन किया जाता। मैंने ये रेयर केस बताया कि आज़ादी के बाद ऐसा भी एक रेयर केस हुआ है 1991 में 5 सांसद होते हुए भी उत्तर प्रदेश से मात्र 5 सांसद के बावजूद सरकार बनी। चलिए, लेकिन आज का जो मेरा ओपिनियन पोल है मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस समय 80 लोकसभा हैं और एनडीए, देखिए यहाँ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, आज कितने की क्या कमियां हुई, बहुत सारी हुई, लेकिन जो आज के दौर में आज का जो विश्लेषण है कल क्या होगा ये नहीं मालूम। हालांकि चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, हम चुनाव बाद भी बैठेंगे, उसके बाद इसको भी आकलन करेंगे और इसमें कुछ इधर उधर भी हो सकता है। और यूपी में 80 लोकसभा में इस समय एनडीए की 45 और इंडिया गठबंधन की 35, अदर्स कुछ नहीं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 20 एनडीए की आ सकती हैं और 20 इंडिया गठबंधन की आ सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, एनडीए की 6, इंडिया की 8। वेस्ट बंगाल एनडीए की 8, इंडिया की 34। आसाम में 14, एनडीए की 8, इंडिया की 6। छत्तीसगढ़ में 11, एनडीए की 5, इंडिया की 6। एमपी में 29, एनडीए की 18, इंडिया की 11। राजस्थान में एनडीए की 18, इंडिया की 7। गुजरात में एनडीए की 20, इंडिया की 6। महाराष्ट्र में एनडीए की 16, इंडिया की 32। हरियाणा में एनडीए की 4, इंडिया की 6। पंजाब में एनडीए की 2, इंडिया की 8, अदर्स 3। दिल्ली में एनडीए की 3, इंडिया की 4। उत्तराखंड में एनडीए की 3, इंडिया की 2। हिमाचल प्रदेश में 2-2 सीटें। जम्मू कश्मीर में एनडीए की 2, इंडिया की 4। गोवा में 1-1 सीट दोनों की। कर्नाटक में एनडीए की 10, इंडिया की 18। आंध्र प्रदेश इंडिया खाता नहीं खोल पाएगी, एनडीए खाता नहीं खोल पाएगी, इंडिया की 6 और अदर्स 19। तेलंगाना में एनडीए की 2, इंडिया की 12, अदर्स 3। तमिलनाडु में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा, इंडिया की 33, अदर्स 6। केरला में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा और इंडिया की 16, अदर्स 4। उड़ीसा में एनडीए की 5, इंडिया की 6, अदर्स 10। और अन्य राज्य, छोटे छोटे राज्य अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, इनमें जो है 12-13 सीटें बचती हैं, उनमें लगभग 5 सीटें एनडीए की और 6 सीटें इंडिया की। यानी कुल टोटल जो है मेरे हिसाब से इंडिया जो है एनडीए गठबंधन 200 सीटों पर पहुंचता है और इंडिया गठबंधन जो है 290 सीटों पर पहुंच रहा है और 53 सीटें अदर्स को आ रही हैं। ये जो मेरा आकलन है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। और जैसा ये जो चलन चल रहा है इस समय, क्या ये बीजेपी में शामिल हो गए, ये नेता को तोड़ा, उसको तोड़ा, ये तोड़ा, ये इनके अंदर का भय है और ये जो अपनी जो सत्ता है उसका दुरुपयोग करके लोगों को इसलिए तोड़ना चाहते हैं ताकि जो जनता में इनकी जो खामियां हैं
वोट दबें और जनता ये सोचे कि नेता ही भाग रहा है तो लगता है कि इनका पलड़ा भारी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि वर्तमान सरकार 400 पार की नारा जरूर दे रही है, लेकिन ये 200 को पार नहीं कर पाएगी। ये हम फिर भी बैठेंगे और तब हम इस बात को रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आए। और एक इस पहला चरण होने वाला है चुनाव का, तो कहीं ना कहीं जब पहली वोटिंग हो जाए तो हम लोग एक बार फिर बैठेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि अब आपका क्या कहना है। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय संविधान, जय भारत। और आप बने रहिए हमारे साथ और इस तरह की आगे की जानकारी और लाते रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।